स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास में गणित का पहला लेसन समुच्चय प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें समुच्चय क्या है, समुच्चय का निरूपण क्या है और समुच्चय की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या है। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संग्रह के रूप में होते हैं। इसी प्रकार सेट की संकल्पना भी इसी प्रकार की है, जैसे टी सेट, डिनर सेट इत्यादि, और इसका प्रयोग गणित की लगभग सभी शाखाओं में होने लगा है। तो सेट को आप संग्रह के रूप में समझ सकते हैं, अर्थात समूह के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि टी सेट में आप देखते हैं कि टी सेट में कप, प्लेट, केटल इत्यादि आते हैं, अर्थात इन सब का समूह जो है वो सेट को निरूपित करता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि सेट का प्रयोग और इसका विकास, अर्थात समुच्चय का विकास और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन के महान गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। तो सेट क्या है, आइए समझते हैं। सेट सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसे हम समुच्चय कहते हैं। अर्थात सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसे अंग्रेजी में सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इस डेफिनेशन में ये वेल डिफाइंड कलेक्शन अर्थात सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह का तात्पर्य क्या है, ये इस प्रकार है कि सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य किसी ऐसे नियम से है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में है या नहीं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक कक्षा है और उसमें छात्र हैं, तो छात्रों का समूह एक क्लास है। क्लास में अब हम किसी भी छात्र से कहते हैं कि इंटेलिजेंट छात्रों को बताइए, अर्थात इंटेलिजेंट छात्रों के समूह को बताइए, उसमें इंटेलिजेंट कौन कौन से छात्र हैं। तो छात्र असमंजस की स्थिति में पड़ जाएगा कि इंटेलिजेंट का मापदंड क्या है, इंटेलिजेंट का मापदंड क्या है। किसे वो कहे कि ये इंटेलिजेंट है, किसे कहे कि नहीं है इंटेलिजेंट। इस प्रकार ऐसा नियम जिसके अंतर्गत उस समूह को लिखा जाता है, जैसे अब हम उसके मापदंड को इंटेलिजेंट के लिए कह देते हैं कि उसने अपनी कक्षा के फाइनल रिजल्ट में उन छात्रों के समूह को इंटेलिजेंट कहते हैं जिन्होंने 90% अंक से ऊपर प्राप्त किए हैं।
अब किसी भी छात्र से जब हम पूछते हैं तो वह 90% से ऊपर के छात्रों के नाम को बताएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई स्थिति असमंजस की नहीं रहेगी। इस प्रकार के समूह को हम सुपरिभाषित समूह या संग्रह कहते हैं, जिसे हम सेट कहते हैं। तो ये तो आपने सुपरिभाषित शब्द को समझा। अब आता है कि सेट का नोटेशन क्या है, सेट का संकेत क्या है। नोटेशन ऑफ सेट समुच्चय के संकेत। तो इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से डिनोट करते हैं। और अब आता है उस सेट में आने वाली वस्तुएं, तो उन्हें हम अवयव कहते हैं सेट का। इन्हें हम सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं। अर्थात सेट में संग्रहित वस्तुओं को हम अवयव कहते हैं। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z से निरूपित करते हैं। अब सेट को हम निम्न प्रकार लिखते हैं। मान लिया सेट A है, इसमें A, B, C ये अवयव हैं और इन्हें हम मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिख देते हैं। इस प्रकार ये सेट को निरूपित करता है। अब इसमें ये अवयव हैं, इनके लिए हम एप्सिलॉन एक शब्द है जिसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, अर्थात एलिमेंट ए सेट ए का अवयव है। इसको हम निम्न प्रकार लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसमें ए बी सी सभी इसके अवयव हैं। इसको हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। और इसमें डी अवयव नहीं है तो इसे नॉट बिलोंग टू ए लिखते हैं, या डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखते हैं। तो इस प्रकार हम जो इसमें अवयव होते हैं उसे बिलोंग्स टू मतलब एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और जो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देते हैं। अब आता है कि सेट n मीन्स नेचुरल नंबरों का सेट है। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। Z पूर्णांकों का समुच्चय, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय।
से निरूपित करते हैं। नोटेशन है इसके आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार अन्य और भी समुच्चय नोटेशन हैं। एन है, जेड है, क्यू है, आर है। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इनमें माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाती हैं। ये परिमेय संख्याएं हैं इसमें। और जेड पूर्णांकों का समुच्चय है। इंटीजर ऑफ सेट, इसमें पूर्णांक आते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिसमें आठ पॉजिटिव नंबर आते हैं। और एक है डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर अनंत को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आती हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में 0 भी शामिल हो जाता है। और पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें माइनस से लेकर प्लस तक और 0 भी इसके अंतर्गत संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याएं आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब जो है परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होता। अब नेक्स्ट में समुच्चय के निरूपण की विधियां। समुच्चय के निरूपण की विधियां। समुच्चय के निरूपण। समुच्चय का निरूपण लिख सकते हैं। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसकी दो विधियां हैं। एक रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबुलर विधि भी कहते हैं, और दूसरी गुण विधि प्रॉपर्टीज मेथड भी कहते हैं। इसमें अभी हमने सबसे पहले जो विधि लिखी थी वो थी टेबुलर विधि या रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में सबसे पहले हम लिखते हैं रोस्टर विधि, जिसे सारणी विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मझली ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखा जाता है। और एक एग्जाम्पल है स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। स्वरों का समुच्चय। तो इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अवयवों को लिखते ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब रोस्टर फॉर्म में अवयवों को मझली ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर
लिखते हैं, तो इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब आती है प्रॉपर्टीज, मेथड, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम किसी भी समूह के अर्थात समुच्चय के एक गुण को लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने लिखा था। तो इसमें v बराबर उस अवयव को x लिख लेते हैं, x, और कोलन होता है जिसे हम सच दैट पढ़ते हैं, और x एक अंग्रेजी वर्ण माला का स्वर है। अभी हमने इससे पहले इसी को लिया था कि सबसे पहले जो अवयव हैं उनमें हम मान लिया x ऐसा है कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, मतलब उसके प्रॉपर्टी को इससे निरूपित कर दिया, ये अवयव है, और उसके गुण को निम्न प्रकार लिख दिया है। तो इसको अभी रोस्टर फॉर्म में भी हमने इसको लिखा था। अब इसको सेट बिल्डर मेथड में इस प्रकार लिखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि इसी से संबंधित है, उनमें सेट है या नहीं, अवयव है इस सेट का या नहीं, इस प्रकार की एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है कौन से समुच्चय हैं, ये आपको बताना है। पहला पार्ट है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, तो ये सेट है, क्योंकि क्लियर हो रहा है कि जो जे से प्रारंभ होते हैं तो वो जैसे जनवरी, जून, जुलाई इत्यादि, ये 3 महीने क्लियर है कि प्रॉपर्टी उसने दे दी है, नियम दे दिया है कि जे से प्रारंभ होते हैं, तो ये संग्रह है। दूसरा है भारत के 10 अब हम देखते हैं पहला खंड, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये एक निश्चित नियम है जिसके अंतर्गत अर्थात जे से क्लियर है कि जे से आरंभ होने वाले अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह जनवरी, जून, जुलाई इत्यादि, तो ये समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कौन से प्रभावशाली लेखक हैं या नहीं, सबकी राय अपनी अलग अलग होगी, कौन प्रभावशाली है
कौन प्रभावशाली नहीं है, कोई किसी को प्रभावशाली मानेगा, कोई किसी को प्रभावशाली मानेगा। इस प्रकार ये अस्पष्ट है, इसलिए ये सेट नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी क्लियर नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ किसे डिफाइन करेगा, कौन से मापदंड के अनुसार ये सर्वश्रेष्ठ हैं बल्लेबाज या नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ कौन से है, तो आप कोई सचिन को बताएगा, कोई ब्रायन लारा इत्यादि, सबकी अपनी अपनी राय इसमें अलग अलग होगी, इसलिए ये भी सेट नहीं है। ये आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब निश्चित हो गया कि इस कक्षा के बालकों का संग्रह है, तो ये सेट है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी सेट है, क्योंकि क्लियर हो रहा 100 से नीचे के जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इस संग्रह में आ जाएंगी। चाहे कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इसमें लिखे तो 100 से कम वाली ही संख्याओं को लिखेगा। अब इसमें नेक्स्ट खंड है 6th, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी क्लियर है कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास क्लियर है, तो ये भी संग्रह है अर्थात सेट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्लियर कर रहा, समपूर्णांक आएंगे, ये भी सेट है। और इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी क्लियर है, नियम के तहत है कि इसमें इस अध्याय वाले ही सभी प्रश्न लिखे जाएंगे। अब 9th खंड है, स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नहीं, मतलब अवयव है या नहीं है, इसको भरना है। तो पहला खंड है 5 इसका अवयव है, तो यहाँ भर जाएगा बिलोंग टू। सेकंड 8 इसमें भरा जाएगा। आपको क्लियर हो रहा है क्या भरेंगे? 8 इसमें नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड पार्ट है इसका 0 इस सेट में अवयव है या नहीं, ये क्लियर है कि 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। इसी प्रकार अब फोर्थ है 4 इसमें है, इसलिए बिलोंग करेगा। फिफ्थ 2 इसमें अवयव है, तो यहाँ बिलोंग्स टू यूज करेंगे। 6 और 10 डॉट डॉट ए। अब यहाँ पर 10 इस सेट का अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब एप्सिलॉन और लिखकर उसको काट देंगे, तो ये इसका अवयव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे में निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3,
लिखित को निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। पहला खंड है A is equal to x such that x एक पूर्णांक है। और -3 is less than x is less than 7। इसमें x एक पूर्णांक है, x पूर्णांक लिया जाएगा जिसका मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसका रोस्टर फॉर्म होगी इसकी a इज इक्वल टू 3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये पूर्णांक है और रोस्टर फॉर्म में है जिसका मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। सेकंड पार्ट रोस्टर फॉर्म। सेकंड ए is equal to x such that x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब इसकी रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक अंक लिखेंगे 6 से कम 5 4 3 2 1। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत को छोड़कर उससे पहले तक जाती हैं। तो इस प्रकार ये 2 खंड हमने सॉल्व कर लिए। शेष खंड यह है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा है तो हम सीधे रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ x सच दैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिस x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या आनी चाहिए, लेकिन अंकों में ये नहीं लिखा है कि अंक प्राकृतिक अंक है या नहीं। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। एक आ जाएगा 2 अंकों का योगफल 8 है तो 26 62 4 44। इसको बदल नहीं सकते क्योंकि 4 दोनों बार एक ही रहेंगे। अब 8 80 इनका योगफल 8 ही रहेगा। इसका भी 8, इसका भी 8 और इसका भी 8। इसके बाद और भी है
35, 53, 71, 17 और बनेगी क्या, 53 हो गया, 62 हो गया, 26 हो गया, 44, 80 और 71 और 17। इस प्रकार और होंगे तो और लिख देंगे, नहीं तो यही रहेंगे। अब फोर्थ पार्ट है डी में लिखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य भी है और 60 की भाजक भी है। एक तो 2 हो जाएगा क्योंकि ये सम है लेकिन अभाज्य है, और 3, 2, 3 60 की भाजक 5 और 2, 3, 5 15 डिवाइड हो जाएगा, अभाज्य नहीं है, और 10 भी अभाज्य नहीं है। 15, 20 या 60 ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो समुच्चय की परिभाषा में सुपरिभाषित का अर्थ ये भी था कि उसमें 2 बार कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो शब्द दिया है TRIGONETRY, तो इसका एक एक सब अक्षर लेंगे। TRIGONEMY, ये भी नहीं लिखा, Y, सभी अक्षर एक एक बार लिख लीजिए। जो 2 बार आता है उसको एक बार ही लिखा जाएगा। TRIGONEMY, ठीक। इस तरह से आपका रोस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री का सेट बन गया। अब यह दिया है, यह को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये लिखा है वेक्टर VETTER, वेक्टर में VETR, अर्थात 2 बार जो अक्षर है उसे हम एक बार ही लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा ये पूर्ण हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रयोग करें। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए।